नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से प्रथम पाठ जो ध्वनि कविता है उस कविता के प्रश्नों को हल करेंगे। इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम आपको सारे प्रश्नों के हल करवाएंगे। तो आओ बच्चों देखते हैं। पहला कविता से है। पहला प्रश्न कविता से है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उत्तर इस प्रकार है कि कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। अभी उसे काफ़ी काम करना है इस दिशा में। वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है किसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। एक बार फिर से सुने प्रश्न। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो उत्तर इस प्रकार है कि फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है। क्या आई हुई है? बसंत। इसलिए वह कलियों पर वासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से, अपनी कविता से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, जो युवा अभी तक अपना समय व्यर्थ गंवा रहे थे, उन्हें अनंत का द्वार दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कविता से कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। एक बार फिर से सुने प्रश्न। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो उत्तर इस प्रकार है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। क्या करना चाहता है? जगाना चाहता है, उन पर हाथ फेर कर, तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। जो कलियाँ हैं वो आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देगा। अब हम कविता से आगे देखते हैं। कविता से हमने 3 प्रश्न देखे और उनके उत्तर भी मैंने आपको बताए। अब हम कविता से आगे देखते हैं। कविता से आगे पहला प्रश्न है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार है। बसंत को सभी ऋतुओं में क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्मी होती है। जो बसंत ऋतु होती है उसमें ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है।
इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व आप जानते ही हो, हवा, पानी, जल, ठीक है ना, इत्यादि। तो ये अपना जो प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं और पेड़ों पर नए कोपले आने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। क्या होता है बसंत ऋतु में? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है। शीतल मंद हवा सबको क्या कर देती है? मोहित कर देती है। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इसलिए बसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुराज। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। कविता से आगे में दूसरा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। जो बसंत ऋतु में जो त्योहार आते हैं उनमें से किसी एक त्योहार पर निबंध लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुल अधिक रहती है। 2 महीने से अधिक रहती है बसंत ऋतु। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? आधे फाल्गुन से, और चैत्र वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेत में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, वैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं बसंत में? बसंत पंचमी, होली का त्यौहार, देवी सरस्वती की पूजा, खेत में पकी फसल, पीली सरसों का रंग, वैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम इसमें से एक त्यौहार लेते हैं होली का, और होली पर निबंध किस प्रकार लिखते हैं बच्चों? देखिए, होली पर देखते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। जो होली आती है वो जो फाल्गुन मास होता है हिंदी महीने के अनुसार, उसकी पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। होली का दहन किया जाता है। होली पर क्या किया जाता है? सबसे बड़ा कार्य है होली का दहन। यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है। होली कैसा त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है बच्चों। इस दिन लोग प्रातःकाल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं। आप भी बच्चे अक्सर ऐसा करते होंगे और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चे भी गुब्बारों व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। सभी लोग बैर भाव अर्थात एक दूसरे से दुश्मनी भूलकर परस्पर गले मिलते हैं। सभी मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली के दिन सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं में क्या होता है? अवकाश होता है। तो बच्चों, आपकी भी होली पर छुट्टी होती है। इसी प्रकार आगे है, कविता से आगे तीसरा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतु चक्र, इसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। तो बच्चों, उत्तर इस प्रकार है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं। किससे बचकर रहते हैं? लू से। क्योंकि ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे गर्मी आई तो उसमें क्या चलती है? लू चलती है, तो लोग उससे बचकर रहते हैं। दोपहर में घरों से कम निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं? ठंडे पेय पदार्थ, ठंडी चीज़ें, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके ठीक उलट ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं
और जब गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आता है ऋतु परिवर्तन में, तो वहाँ हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। मौसम के अनुसार हमारे जो कार्य होते हैं, क्रियाकलाप का जो हम करते हैं, उनमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्तियाँ सार्थक सिद्ध होती है। जो हमने ऊपर जो पंक्तियाँ बताई कि गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं लोग, और सर्दियों में ठंडी चीज़ों से बचते हैं, ठंडे पेय पदार्थों से, तो इन चीज़ों से यह सार्थक सिद्ध होता है कि ऋतु परिवर्तन का हमारे खान पान और स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे बच्चों भाषा की बात। भाषा की बात में कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। भाषा की बात, भाषा की बात में क्वेश्चन है पहला कि हरे हरे और पुष्प पुष्प में एक ही शब्द, एक शब्द की एक ही अर्थ में क्या होती है, पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति यानी बार बार आए हैं, हरे हरे पुष्प पुष्प, यानी एक ही अर्थ में इनकी क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। तो कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द योग में पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। कैसे पत्ते हैं, हरे हरे, ये क्या हो गया, उनका विशेषण हो गया। यहाँ पात शब्द क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा, वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। इसी प्रकार कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी, यानी 3 बार यानी तीन समय में, यानी अलग अलग समय में 3 बार खाती है। वे 3 बेर खाती है। बेर यानी बेर एक मीठा फल होता है। एक शब्द बेर के 2 अर्थों में क्या हुआ, प्रयोग करने से वाक्य में क्या आ गया, चमत्कार आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आए, क्या है, 2 बार, और उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति का आभास होता है। जैसे जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का, ये तो पहले मन का क्या है, यानी मन का, मन के अंदर, और दूसरे मन के का अर्थ है जो माला में परोए जाते हैं, उनको मन का बोलते हैं। मन का, एक एक मन का परोया जाता है और फेरा जाता है, जो लोग भक्ति करते हैं उनके द्वारा। तो बच्चों देखिए, ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। किन किन का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बातों बातों में इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कि बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। इसी प्रकार रह रहकर का भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। लाल लाल, लाल लाल, इसका है लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। क्या कर रहे थे, घूर रहे थे। सुबह सुबह दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। रातों रात,
ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात क्या हो गया, अमीर हो गया। इस प्रकार घड़ी घड़ी को भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। घड़ी घड़ी यानी बार बार। इस प्रकार बच्चों आज हमने आपकी पुस्तक वसंत का पहला पाठ ध्वनि कविता के प्रश्नों को हल किया। आशा है आपको सभी प्रश्नों के हल पता चल गए हैं यानी याद हो गए हैं और आपने अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।